औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 23। टॉपिक है हमारा इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर और एक्सप्लीकेचर को हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो वॉच करें। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। The term implicature accounts for what a speaker can imply, suggest or mean as distinct from what the speaker literally says. Implicature वो वाले वर्ड्स होते हैं, वो वाला सेंटेंस होता है जो स्पीकर इम्प्लॉय करता है, सजेस्ट करता है या मीन उसका मतलब होता है। वो वाले अल्फाज जो उसका मतलब होते हैं या जो वो सजेस्ट करना चाह रहा होता है वो इससे टोटली डिफरेंट होते हैं जो असल में वो कह रहा होता है। Implicature anything conveyed indirectly or through hints and understood implicitly without ever being explicitly stated. और implicature ऐसे मीनिंग होते हैं जो इनडायरेक्टली कहे जा रहे होते हैं, कन्वे किए जा रहे होते हैं हिंट्स के ज़रिए, और इनको समझा भी आगे से जा रहा होता है विदाउट एक्सप्लेनेशन के। अब इसमें आगे से इसकी फैमिली के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें फैमिली ऑफ वर्ब्स होती हैं सच एज इम्प्लॉय, सजेस्ट, मीन। आगे हमारे पास है कि इम्प्लीकेचर एनालॉजी बाय पॉल ग्राइस। तो ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि इम्प्लीकेचर का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। पॉल ग्राइस एक लैंग्वेज थे, ब्रिटिश लैंग्वेज फिलोसफर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है प्रैग्मेटिक की फील्ड के अंदर। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया था और उन्होंने इसी बात में आगे से इसको वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो यानी बात कही जा रही होती है, जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं उसमें और जो उनके मीनिंग होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। और जो इम्प्लीकेचर होता है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। ये वाला एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि इम्प्लीकेचर्स आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हमारे पास है कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। कन्वर्सेशन क्या होती है? दो लोगों की जो आपस में डायलॉग होता है, जो उन लोगों की आपस में बात हो रही होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वो बात कर रहे होते हैं उस किस तरह से वो एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रही होती है, लफ्सी जो मीनिंग होते हैं उससे डिफरेंट। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। पहले हम ऊपर से देख लेते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इज एम्प्लॉयड बाय स्पीकर इन मेकिंग एन utterance. It is part of content of utterance. It does not contribute to the direct or explicit utterance content and it is not encoded by the linguistic meaning of what has been uttered. यानी ज़रूरी नहीं होता कि हम जो बात कह रहे हैं सेम वही लफ्ज़ हम बोल रहे हैं। बाज़ औक़ात हम बोल कुछ और होते हैं लेकिन हमारा इंटेंटेड मीनिंग जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अब सारा कहती है कि विल यू ईट सम ऑफ दिस चॉकलेट केक, और आगे से आमना रिप्लाई करती है आई एम ऑन डाइट। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि मैं केक खाऊंगी, नहीं खाऊंगी या क्यों नहीं खाऊंगी, उसने सिंपली कहा आई एम ऑन डाइट। अब ये एक यानी एक जनरल नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए सारा ने समझ लिया है कि ये डाइट पे ऐसो ये मीठा नहीं खाएगी, तो उसने इसका आंसर नो में खुद से ही इन्फर कर लिया, समझ लिया है। Amna asserts that she is on diet and implicates that she will not eat cake. तो आई होप सो आपको ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। In generalized conversational implicature, no special background knowledge of the context of utterance is required in order to make the necessary inferences. यानी हम कुछ भी समझने के लिए ना किसी जैसे ऊपर वो सारा वाली एग्जांपल हमने पढ़ी है तो उसको इन्फर करने के लिए ज़्यादा कोई बैकग्राउंड या कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। एक जनरल सी बात थी, अपने जनरल नॉलेज की बेस पे उसने मतलब कि ये इन्फर कर लिया कि सारा डाइट पे है तो वो केक नहीं खाएगी, उसका आंसर नो में है, ये उसने खुद से इन्फर कर लिया, खुद से कंसिडर कर लिया। तो जनरलाइज कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर का भी यही मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो हम खुद से कंसीडर करें लेकिन उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा वो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज या कल्चरल नॉर्म्स या इन ज़्यादा मतलब इस नॉलेज की ज़रूरत ना हो। इसको स्टडी किए बगैर, इसको जाने बगैर भी हम जो है वो मीनिंग खुद से इन्फर कर लें। It is a conversational implicature that is inferable without reference to a special context. Glossary of English terms. One common example in English involves the expression with the form and X usually imply that X is not closely related to the speaker of subject. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, जॉन वॉकड इनटू अ हाउस येस्टरडे एंड सॉ अ टॉर्टोइस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर की यहाँ पे बात हो रही है वो जॉन का अपना घर नहीं था। आगे स्केलर इम्प्लीकेचर। A scalar implicature is quantity implicature based on use of an informationality weak term in a implication scale. अच्छा, स्केलर इम्प्लीकेचर तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसको क्वांटिटी इम्प्लीकेचर भी कहा जाता है। ये क्वांटिटी बेस्ड इम्प्लीकेचर होता है, इसमें क्वांटिटी की बात हो रही होती है।
तो वो इस तरह से 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स इस तरह से एग्जांपल दे के आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि ये कौन से इम्प्लीकेचर की एग्जांपल है, ये कौन सा इम्प्लीकेचर है। तो आपने याद रखना है क्वांटिटी की जहाँ पे बात हो रही हो वो स्केलर इम्प्लीकेचर होगा। Some professors are famous where the speaker use of some typically indicates that he or she had reason not to use more informative term, for example all। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि some प्रोफेसर्स आर फेमस, यानी कुछ प्रोफेसर जो हैं वो फेमस हैं। तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन है वो ये कहने की है कि जो तमाम प्रोफेसर हैं वो नहीं फेमस, कुछ जो हैं वो फेमस हैं। तो कुछ प्रोफेसर से फेमस हैं, इससे हम ये खुद से इन्फर कर रहे हैं ना कि इसका मतलब है कि सब फेमस नहीं है, कुछ फेमस हैं। तो यहाँ पे सम की जो टर्म यूज़ हुई है तो ये इन्होंने स्केलर इम्प्लीकेचर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आगे यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि इसकी एग्जांपल जो है ना स्केलर इम्प्लीकेचर की, उसमें नंबर्स हो सकती हैं जैसे 2 3 1, मॉडल्स हो सकते हैं जैसे नेसेसरली पॉसिबली मस्ट शुड में, कनेक्टिव्स हो सकते हैं एंड और। अच्छा वो इस तरह एग्जांपल देके भी पूछ सकते हैं कि एंड और आल एग्जांपल ऑफ स्केलर, तो ये कनेक्टिव्स की एग्जांपल है। इसी तरह वो एडवर्ब्स या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस पर आपने याद रखना है नंबर्स भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, कनेक्टिव्स भी आते हैं, एडवर्ब्स भी आते हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी आ जाती हैं, वर्ड्स ऑफ रैंकिंग और इस तरह जैसे नो, बिलीव, लव, लाइक और आगे ये जैसे कंप्लीशन, टास्क कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं जैसे स्टार्ट, फिनिश, तो ये सारे स्केलर के अंदर ही आ जाते हैं। आगे हमारे पास है पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर PCIS आर द इन्फ्रेंसेस। तो ये वाली जो है ना एब्रीविएशन ये आपसे पूछी जा सकती है। PSIS स्टैंड फॉर पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स are the inferences which are worked out while drawing totally on a specific context of the utterance। यानी पार्टिकुलराइज कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर वो होते हैं जिसको हमें समझने के लिए, मीनिंग इन्फर करने के लिए हमें एक स्पेशल कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है। कुछ भी इन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो मेक करने के लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच लोकली रिकॉग्नाइज्ड इन्फ्रेंसेस आर अज्यूम्ड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, आई एम गोइंग टू द प्रेजेंट टुमारो, विल $200 डू। तो कॉन्टेक्स्ट ए इज विजिटिंग अ प्रिजन एंड प्रपोजिंग टू बी टू हेल्प फाइंडिंग द शॉपिंग फॉर दैट प्रिजन। तो यहाँ पे ये इसके लिए हमें ए को समझने के लिए हमें साथ में जो है ना ए और बी को हमें एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट के तौर पे ले सकते हैं। दूसरा जुमला समझने के लिए हमें पहले को ऐसा कॉन्टेक्स्ट लेना होगा और उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि अब ये विल $200 डू, अगर सिर्फ ये हमारे सामने जुमला बोला जाए तो हमें इसका मतलब नहीं समझ में आ जाएगा जब तक हमें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा ये किस बारे में बात हो रही है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 23। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।